नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले, सबसे तेज दिन भर आज तक पर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन धीरे धीरे पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केस और जयपुर में ओमिक्रॉन के 9 नए केस मिलने के बाद चिंता बढ़ गई है। ये समय है सावधान रहने का। ये समय है खुद को सुरक्षित रखने का। ये समय है पहले से ज्यादा सचेत रहने का, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता देश में कोरोना के नए वेरिएंट के केस बढ़ने लगे हैं। चिंता की बात यह है कि जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 9 मरीज एक साथ मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटा परिवार कोविड पॉजिटिव था। उनके संपर्क में आए कुल 34 लोगों के सैंपल लिए गए। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने के बाद 9 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। जयपुर के अलावा महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन की दहशत से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र में एक ही दिन में 7 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 केस हो गए हैं। इनमें एक शख्स फिनलैंड से लौटा था। महिला का भाई और उसकी 2 बेटियां भी संक्रमित हैं। नाइजीरिया से लौटी महिला और उसकी 2 बेटियां संक्रमित हुई हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केस सामने आए हैं। 7 नए केस में 6 पिंपरी चिंचवड़ से आए हैं, जबकि एक केस पुणे से सामने आया है। इसके पहले दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मिला था। बताया जा रहा है कि विदेश से आए 17 लोग दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती थे। इनमें से तंजानिया से आए शख्स में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। और अभी 17 पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव हैं, RT-PCR या रैट दोनों मिला के, और बाकी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि सभी लोकनायक में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। ये जो पेशेंट्स है इसको हमने अलग रूम में रखा हुआ है पहले से ही, क्योंकि ये तंजानिया से था, अफ्रीकन कंट्रीज थे, तो हमने पहले से ही इसको अलग रूम दिया हुआ था। 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है, और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके कल प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव है ओमिक्रॉन से। दिल्ली में पहला केस आने से चिंता बढ़नी लाजमी है, क्योंकि कोरोना का जो काल दिल्ली ने देखा है वो आज भी याद आता है तो सिहरन होती है। करीब 23 संदिग्ध हैं, उन्हें अब तक LNJP अस्पताल में भर्ती किया गया है। 40 बेड्स का एक वार्ड अलग से बनाया गया है। यहाँ पर स्पेशल टीम तैनात की गई है जो ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रही है, और साथ ही साथ से एक अलग टीम कोरोना के मरीजों का भी इलाज कर रही है। दिल्ली से पहले मुंबई में 33 साल का शख्स कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया था। मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में एहतियात बढ़ा दी गई है। हालांकि जो युवक संक्रमित मिला उसमें लक्षण गंभीर नहीं है। ये शख्स दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा था। उसका जो ट्रीटमेंट है वहाँ कोविड केयर सेंटर में शुरू है। उनकी जो तबीयत है वो बहुत नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनको माइल्ड सिम्टम्स थे, माइल्ड बुखार था यानी माइल्ड टेम्परेचर था, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स में जो भी लोग आए थे, जैसा कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो क्लोज लोग होते हैं घर के, और लो रिस्क कॉन्टैक्ट जो थोड़ी समय के लिए वह व्यक्ति कॉन्टैक्ट्स में आया होगा, उन सभी की जांच की गई है और वे सभी निगेटिव हैं, कोविड निगेटिव। एक के बाद एक राज्य ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता और सख्ती दोनों बढ़ा रही हैं। सबसे पहले कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस सामने आए थे। वहां नई पाबंदियां लगाई गई हैं। 500 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। ऑर्डर बनाया है कि 500 लोगों से ज़्यादा किसी कार्यक्रम में जमा नहीं होना चाहिए। अभी स्कूल के जो भी बच्चों के माँ बाप रहते हैं उनके लिए 2 डबल डोज रहना चाहिए। फिर जो भी सरकारी के जो भी दफ्तर जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड हैव ए डबल डोज। ऐसे फिर बाद में क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करना, ऐसा बोल के SOP बनाया है। ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है। आपको बताते हैं कि कब इसकी एंट्री हुई। 2 दिसंबर को 2 केस
5 दिसंबर को 5 केस। 2 दिसंबर को कर्नाटक में पहली बार ओमिक्रॉन वायरस के 2 मरीजों की पुष्टि हुई थी। ये दोनों मरीज दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आए थे। इसके बाद 3 दिसंबर को गुजरात में ओमिक्रॉन से संक्रमित तीसरे मरीज की पहचान हुई। ये मरीज जिम्बाब्वे से जामनगर लौटा था। इसके बाद 4 तारीख को महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आ गया। ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला कि यह मरीज केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा था। अब एहतियात के तौर पर सारे राज्य कदम उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपको भी पहले से ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हाल में कोरोना के इस वेरिएंट को रोकने का यही जतन है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। आज तक ब्यूरो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। शाम 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी उनकी मेजबानी करेंगे। दोनों नेताओं की बैठक में करीब 10 समझौतों पर दस्तखत होने हैं। सबसे ज्यादा जिस बात पर नजर रहेगी वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई और AK-203 राइफल के मेक इन इंडिया का समझौता। इन रशियन स्टारिय द्रुगलुचे नोविक दुवक means an old friend is better than 2 new friends. 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने भारत और रूस के रिश्तों का सार इन चंद शब्दों में बयान किया था। आज व्लादिमीर पुतिन भारत की ही सरजमी से पुरानी दोस्ती का यही जज्बा जताएंगे। आज दिल्ली में 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के 2 साल बाद पुतिन पहली बार पीएम मोदी से मिलेंगे। रूस और भारत के संबंधों में हथियार सौदों की बड़ी अहमियत है। दशकों से भारत को हथियारों की आपूर्ति में रूस दुनिया में सबसे ऊपर रहा है। आज की मुलाकात का भी सबसे बड़ा आकर्षण दोनों देशों के बीच हथियारों की डील ही है। पहला आकर्षण है मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400। दोनों देशों के बीच इसका सौदा पहले ही तय हो चुका है। आज की बैठक में इसकी डिलीवरी की औपचारिकताओं पर मुहर लगेगी। दूसरा आकर्षण होगा AK-203 राइफल, जिसके सौदे पर आज दोनों देश दस्तखत करेंगे। रूस के साथ पीएम मोदी आज करीब 7.5 लाख AK-203 राइफल की डील करेंगे। ये राइफल मेक इन इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश में बनाई जाएंगी। शुरुआती 70,000 राइफल के पुर्जे रूस में बने होंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद बाकी की राइफल 10 सालों में भारत में ही बनाई जाएंगी। हमारे साथ जो टेक्नोलॉजी का शेयर किया है वो अन्य किसी देश ने नहीं किया है उस हद तक। न्यूक्लियर सबमरीन हम इनकी चला रहे हैं लीज पे लेकर। हमारे सारे रॉकेट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसमें भारत विश्व के उच्चतम देशों में है, उसमें भी इनके साथ सहयोग मिला था। अब ये हमारे हथियार बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। पुतिन भारत में कम ही वक्त बिताएंगे। इस साल वो सिर्फ दूसरी बार विदेश यात्रा पर निकले हैं। दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते नेताओं की यात्राएं या तो रद्द हो रही हैं या तारीखें बदली जा रही हैं। ऐसे वक्त में पुतिन का भारत दौरा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा संदेश है कि दोनों देशों की एक दूसरे के लिए क्या अहमियत है। आज की मुलाकात के बाद दोनों नेता साझा बयान भी जारी करेंगे। इस पर भी दुनिया भर की निगाह होगी। Well, number one could expect a very sizable, a formidable political document statement, really formidable. It would cover the whole gamut of our ties, beginning with the global dimension of it, like United Nations, reviving commitment to the central role of this organization in global affairs, then regional issues. Afghanistan included, naturally, this is a matter of our common concern. चीन के अलावा पाकिस्तान के साथ भी रूस की गहरी होती नजदीकियों को लेकर भारत में कुछ वक्त से लगातार चिंता जताई जा रही है। ऐसे में पुतिन का आज का दौरा दोस्ती के पुराने दौर को ताजा हवा देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।
आज 6 दिसंबर है, यानी अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी का दिन। वैसे तो हर साल आज के दिन यूपी में चौकसी बढ़ जाती है, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए इस बार अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में भी कड़ी पहरेदारी की गई है। जिस राम मंदिर के लिए अयोध्या से लेकर देश भर में आंदोलन चला, 3 दशक बाद उस मंदिर का सपना बहुत तेजी से साकार हो रहा है। लेकिन इतिहास के पन्नों में 6 दिसंबर वाले अध्याय की स्याही आज भी फीकी नहीं पड़ रही। वैसे तो हर साल अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी के दिन पुलिस और सुरक्षा बल चौकस रहते हैं, लेकिन इस बार चुनावी माहौल के चलते चौकसी और भी ज्यादा है। फिक्र सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि मथुरा में भी है। 6 दिसंबर के नाम पर किसी तरह का तनाव न बनने पाए, इसलिए इन दोनों धार्मिक शहरों में आने जाने वालों की कड़ाई से जांच पड़ताल की जा रही है। उपद्रवियों के हौसले पहले ही पस्त हो जाएं, इस मकसद से पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां राम और कृष्ण जन्मभूमि के हर छोर पर कदम ताल भी कर रही हैं। इस संबंध में एक बीसी डीजीपी के द्वारा भी मुख्यालय से सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनके साथ ली गई है। शासन के निर्देश यही हैं कि परंपरा से हटकर कोई भी आयोजन नहीं करने दिया जाएगा और इस संबंध में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 150 कंपनी पीएसी तथा 6 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया। 6 दिसंबर की तारीख की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में पीएसी की 150 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियां भी निगरानी कर रही हैं। साथ ही यूपी के सभी जिलों में पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। यूपी के तीनों प्रमुख धार्मिक शहरों अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में सुरक्षा ज्यादा बढ़ाई गई है। तीनों जगहों पर पुलिस प्रशासन ने धार्मिक संगठनों के साथ बैठकें की है। अयोध्या हमेशा से संवेदनशील रहा है। हम लोग रूटीन चेकिंग भी कराते रहते हैं। कमांडो की हमारी जो पूरी टीम, पुरानी टीम थी, वो चेंज होकर नई टीम आई थी, तो उनको भी पूरा रूट दिखाना, पूरे सेंसिटिव पॉइंट दिखाना, इसको लेकर और साथ में हमारी जो रूटीन फोर्स लगी रहती है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये हमारी चेकिंग हो रही है। सुरक्षा जो हमारी थी उसको एक्टिवेट कर दी गई और साथ में एटीएस की जो नई टीम आई है उसको हमें सारे पॉइंट्स दिखाए गए कि हमारे संबंधित जो पॉइंट्स थे। चुनावी माहौल में राम के साथ साथ कृष्ण के नाम पर भी उबाल है। कुछ हिंदू संगठनों ने आज के दिन मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में धार्मिक कार्यक्रम करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने साफ चेतावनी दे दी है कि कोई ऐसी कोशिश भी न करे। द मैसेज इज वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम, इसकी अनुमति ना तो दी गई है ना दी जाएगी। एंड एनीबडी हु ट्राइज टू डिस्टर्ब द पीस या कोई ऐसी भड़काऊ बात करता है, अराजकता फैलाता है या धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या मामले पर तो पर्दा गिर चुका है, लेकिन नेताओं के चुनावी बयान बता रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के नाम पर नए मोर्चे खुलने को तैयार हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा और मथुरा से राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। नागालैंड इस वक्त रोष के तूफान में फंसा हुआ है। ओटिंग के मोन इलाके में मजदूरों की एक टोली पर सुरक्षा बलों की फायरिंग हुई, सभी मारे गए। इसके बाद भीड़ का गुस्सा फूटा तो और गोलियां चली, फिर और लोग मारे गए। 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। खुद मुख्यमंत्री आज प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। वहीं टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल भी पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहा है। इस बीच नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भी बंद का आह्वान किया है। अब चाहे इसे गलती कहे या नजर का धोखा, लेकिन 14 मौतों ने शांत नागालैंड को आग की लपटों में झुलसा दिया है। हम आपको कुछ भी बताएं, उससे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। जो आपको नहीं दिखाना, उस हिस्से को धुंधला कर दिया गया है, और जो दिखाना है वो दिखाया जा रहा है। धुंधली तस्वीरों के पीछे सफेद ट्रक में पड़ी 6 आम नागरिकों की लाशें तह पर तह लगाकर रखी गई हैं। ये सभी सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार बन गए।
इस हादसे के बाद तो नागालैंड के लोगों का गुस्सा हर उस चीज पर फूटा जो इस गलती से जुड़ा था। लोगों की चीख में आंसुओं का सैलाब और आक्रोश का तूफान था। इसमें एक चिंगारी थी जिसमें पहले सुरक्षा बलों की गाड़ियां झुलस गई। जो सामान यहाँ वहाँ पड़ा था उसे भी कुरेद कुरेद कर देखा गया ये किसका है, और फिर तोड़ दिया। उन आवाजों पर ध्यान दीजिए जो इस करुण क्रंदन के बीच सुनाई दे रही है। तोड़फोड़, गोलियां, क्योंकि इस हंगामे में जब लोगों का गुस्सा सुरक्षा बलों पर फूटा, फिर गोलियां चली तो 8 और लोग मारे गए। दरअसल हुआ यूं था कि शनिवार शाम 4 बजे तक कुछ कोयला खदान में काम करने वाले 6 युवक घर नहीं लौटे तो गांव के लोग उन्हें ढूंढने गए। लोगों ने देखा कि एक पिकअप वैन में 6 युवकों के शव पड़े हुए थे। इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। बड़ी संख्या में गांव वाले वहां जमा हो गए। भीड़ ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान दोबारा फायरिंग हुई जिसमें कुछ और लोगों की जानें चली गई। अब इस घटना से हाहाकार मचा हुआ है। नागालैंड के लोगों का दुख बारूद बन गया है। अब उनकी भावनाओं को चिंगारी बनने से रोका जा रहा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिया रियो ने इस घटना पर दुख जताया और जनता से शांत रहने की अपील की है। उन्होंने एक ट्वीट किया, घटना की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है। घटना के लिए जिम्मेदार सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री ने एक ट्वीट किया, नागालैंड की वोटिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से काफी दुखी हूँ। राज्य सरकार की तरफ से गठित उच्च स्तरीय एसआईटी इस घटना की जांच करेगी ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय सुनिश्चित किया जा सके। के चीफ मिनिस्टर की जो अपील है बहुत ही टाइमली है। वहाँ एक एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया असम राइफल्स के माध्यम से, जिसमें बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हुई है और लार्ज स्केल इंजरीज टू अदर्स आल्सो। द्रोही समझकर की गई फायरिंग में आम नागरिकों की मौत हुई। इसी वजह से हंगामा हुआ। इस दुखद घटना पर असम राइफल्स का भी बयान आया है। असम राइफल्स के मुताबिक विद्रोहियों के संभावित मूवमेंट की विश्वस्त खुफिया जानकारी मिली थी। इसी के आधार पर ऑपरेशन की तैयारी की गई थी। घटना और उसके बाद के परिणामों पर हमें खेद है। दुर्घटना में हुई मौतों की जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। खुफिया जानकारी कितनी पुख्ता थी, इसका जवाब सुरक्षा बलों को देना होगा और लोगों के गुस्से की आग बड़े पैमाने पर ना फैले, इसके लिए भी प्रयास करने होंगे। फिलहाल ये जांच का विषय है कि कोई खदान से लौट रहे इन युवकों पर गोली चलाने की नौबत क्यों आई और सुरक्षा बलों को ऐसा क्यों लगा कि ये देशद्रोही हो सकते हैं। इंद्रजीत के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लौट रहे हैं कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ, देखते रहिए आज तक। लेह मनाली हाईवे पर मौजूद अटल सुरंग में हादसे की तस्वीरें सामने आई है। एक बेहद तेज रफ्तार बेकाबू कार सुरंग की अंदरूनी दीवार से टकरा गई। गनीमत रही कि कार ड्राइवर की जान बच गई। यह हादसा पीछे आ रही एक कार के वीडियो कैमरे में कैद हो गया। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लौट रहे हैं कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ, देखते रहिए आज तक।